जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक देश की इकोनॉमी मजबूत कब मानी जाती है? जब उसका स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, जब जीडीपी बढ़े, या फिर जब दुनिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा उस देश पर दाव उसके अंदर लगाना शुरू कर दें। आज जो है भारत के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज, उसने एक बार फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है कि अगर माइक्रो इकोनॉमीज जो स्टेबिलिटी और रिफॉर्म का मोमेंटम बना रहा, तो भारत में फॉरेन कैपिटल इनफ्लो जो है वो और तेज हो सकते हैं। और ये सिर्फ शेयर बाजार की खबरें नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में पैसा कभी इमोशन से नहीं आता। पैसा सिर्फ दो चीजों से पर आता है, ट्रस्ट और रिटर्न। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में ऐसा क्या देख रहे हैं, जो वो अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो कैपिटल है वो यहाँ पे लगा रहे हैं? क्या भारत जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन का अगला पावर हाउस बन गया है, या फिर ये कहें कि क्या चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर ग्लोबल फंड सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं? और एक और बड़ा सवाल कि जब दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी जो है वो अनसर्टेनिटी के बोझ तले आ रही है, तब भारत जो है वो क्या ग्लोबल कैपिटल का नया डेस्टिनेशन बन चुका है? तो दोस्तों, मैं उमर जैदी, और आज हम सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस ग्लोबल कॉन्फिडेंस की जो भारत को आज की जो सदी है उसकी इकोनॉमिक पावर बना सकता है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, और चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, अगर भारत में इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो क्या हम ये विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मान सकते हैं क्या? अंबर जी देखिए, सबसे पहली बात है कि जब से मोदी सरकार आई है थर्ड टर्म से, उसके बाद स्टॉक मार्केट का बट्टा बैठ गया है। क्योंकि आप देखिए सस्टेन्ड एफआईआई जो है वो आउटफ्लो हो रहा है। 2025 के अंदर 1.8 लाख करोड़ जो है एफआईआई ने उतना जो सेलिंग की थी इंडियन मार्केट में, और इस साल के फर्स्ट 6 मंथ्स में उन्होंने 2.5 लाख की एक तरह से सेलिंग की है। अब ये जुलाई का डेटा आ रहा है, इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा है कि विदेशी इन्वेस्टर जो है वो भारत के अंदर वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1.6 बिलियन डॉलर्स का फ्रेश इनफ्लो आया है मार्केट्स के अंदर। जो स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट है वो भी नजर आ रही है, और गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि भारत के मार्केट में और भी ज्यादा इनफ्लो आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा भारत के स्टॉक मार्केट को छोड़ के गया था और विदेशी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, वो एआई का जो बूम था उसको कैश इन कर रहा था। देखिए, एक टाइम ऐसा आ गया था कि साउथ कोरिया और ताइवान का जो मार्केट है वो भारत के मार्केट को भी ओवरटेक कर चुका था। मतलब भारत का मार्केट, ऐसे लोग बोलने लग गए थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्टॉक मार्केट भी भारत के मार्केट से अच्छे हो रहे हैं। तो और उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस भी डाले थे, भारत के ऊपर टैरिफ डाला था, और एक तरह से पूरा एक चक्रव्यूह बना दिया था कि भारत की इकोनॉमी फेल हो। फिर बाद में कुछ अर्थशास्त्रियों ने बोल दिया था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। फिर हमारे और राहुल गांधी ने भी बोल दिया था कि डेड इकोनॉमी है, वो भी विदेशी धरती पे जाके। पर भारत की सरकार ने रेजिलियंस जो है वो कदम उठाए हैं। और लास्ट ईयर आपने देखा कि इनकम टैक्स के अंदर जो लिमिट थी 6.75 लाख, उसको बढ़ा के 12.75 लाख कर दिया था, जिसके कारण बहुत जो हम भारत का मिडिल क्लास है उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ चुकी थी। ये मोदी सरकार ने ही जीएसटी के अंदर रैशनलाइजेशन किया, 12% और 28% का जो स्लैब है वो स्क्रैप कर दिया, और बहुत सारी जो आइटम्स है जो 28% में थी वो 18% में ला दिए, 12% की जो आइटम्स थी वो 5% में ला दिए। और इसके बाद जीएसटी का जो रेट्स है वो रैशनलाइज हुए, कम हुए। उसके बावजूद भी अंबर जी जो जीएसटी के कलेक्शंस जो हैं वहां पर मात्र 12 to 13% बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक डिमांड अपटेक हुआ है क्योंकि लोगों के पास पैसे थे, पैसे लोगों ने डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो उन्होंने अपनाना चालू कर दिया।
और साथ में मोदी जी ने जैसे बोला था कि आप जो है गोल्ड पे मत लीजिए, मत खरीदिए, तो उसका भी एक तरह से जो है डोमेस्टिक मार्केट्स को उसको भी सपोर्ट मिला है। अंबा जी आप एक और एक चीज देखिए कि जो बॉन्ड मार्केट में हमने पिछले दिनों बात की थी, $40 बिलियन के आसपास कुछ आ चुका था, क्योंकि भारत ने जो बॉन्ड मार्केट में जो इंटरेस्ट लग रहा था उसके ऊपर इनकम टैक्स हटा दिया था। फिर एफआईआई जिसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स है वो भी हटा दिया था। इन दोनों मेजर्स के कारण आप देखेंगे कि भारत के जो जो मैक्रोस है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, वो इंटैक्ट ही थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स चाहिए थे, उनको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट के रिवाइवल के बाद आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक तरह से रिवाइवल आ रहा है। और गोल्डमैन सैक्स ने एक तरह से नेक्स्ट ईयर टारगेट कुछ 26,700 दिया है इन जून 2027। देखिए बहुत ज्यादा तो ये वृद्धि नहीं है, पर एक तरह से पॉजिटिव बात हो रही है। भारत को एक तरह से बताया जा रहा था कि वापस फ्रेजाइल फाइल हो जाएगा, अमेरिका से हमारे संबंध खत्म होने के कारण भारत की इकोनॉमी डूब सकती है, पर इससे आप समझ लीजिए भारत की इकोनॉमी रेजिलियंट है। दूसरी बात आप देखिए कि जितने भी कंपनीज है, एआई ड्रिवन स्टॉक्स है, वहां पर मैसिव सेलिंग आई है। मतलब एक बहुत बड़ा डीप करेक्शन आ रहा है, 10 to 20% का करेक्शन नजर आ रहा है। और अंबर जी आप ये भी देखिए कि साउथ कोरिया की जो कंपनीज है जैसे सैमसंग और हाइनिक्स है, इनके भी स्टॉक्स जो है लगातार गिरते जा रहे हैं। और साउथ कोरिया इस बार जो उनके स्टॉक मार्केट जो है बहुत 6 से 7 बार उनके सिंगल डे करेक्शन जो आया है 7 to 8% आया है, क्योंकि ये चिप बनाने वाली जो कंपनीज है सैमसंग और हाइनिक्स, इनका जो उनके स्टॉक मार्केट में जो वेटेज है वो 47% है। मतलब आप सोचिए दो कंपनी का वेटेज 47% है। वैसे ही ताइवान की कंपनी के अंदर जो उनके स्टॉक मार्केट में उसका वेटेज है टीएसएमसी का 42% है। पिछले कल आप देखिए अमेरिकन मार्केट रेट पे था, साउथ कोरियन मार्केट कॉस्पी वो 6 to 7% डाउन था, जापानीज मार्केट डाउन था, चाइनीज मार्केट हैंगसेंग भी डाउन था, पर भारत का मार्केट एक तरह से अप था। तो लोगों को लग रहा है विदेशी इन्वेस्टर्स भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कल सेंसेक्स मेरे ख्याल से 260 पॉइंट भी बढ़ा था, निफ्टी 260 पॉइंट्स अप था। इससे आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एफआईआई जो है भारत के मार्केट के अंदर वो विश्वास दिखा रहे हैं। और ये आगे जी ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, ये मेरा मानना है। जी, लेकिन उमेश जी यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या चाइना से निकल रहा जो ग्लोबल कैपिटल है वो अब भारत की तरफ परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है, और क्या इंडिया जो है वो सिर्फ कंजम्पशन मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने की तरफ बढ़ रहा है? देखिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारे स्कीम्स निकाली दी हैं। अभी पीएलआई के अंदर स्कीम निकाला है जिसमें उन्होंने 1.28 लाख जो है सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए दिया है। फिर बाद में 62,500 करोड़ देश के अंदर ही मोबाइल्स बने। और एक और एक चीज है अंबर जी, इस बार वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी आप बनाइए, जैसे सर्किट बोर्ड हो, रैम हो, और ये चिप्स जो हैं, चिप्स के अंदर भी वो बोल रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट, डिजाइन, फैब्रिकेशन यूनिट और जितने भी प्रोसेसेस है वो भारत के अंदर बनाइए। अभी हम जो चिप बना रहे हैं 28 नैनोमीटर की बना रहे हैं, और अभी हमारा जो टारगेट है बाय 2030 या 32 वी प्लान टू मेक चिप्स विच आर एज स्मॉल एज 2 नैनोमीटर्स। तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होने वाला है भारत के अंदर। आप देखिए कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता जा रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी पीएलआई दिया जा रहा है। वो भारत के अंदर जो माइनिंग इंडस्ट्री जो हमेशा आप देखते थे कि जो एनजीओ है जो हमेशा एनवायरनमेंट का नाम लेके पेटिशंस डालते थे, वो भी कम हो चुकी है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। लोगों को लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे यूज का है। अब भारत सरकार उसके अंदर भी पीएलआई स्कीम दे रही है, और इससे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इंपोर्ट रिडक्शन हो रहा है। और इससे आगे जाके मतलब आप देखिए कि मैं मानता हूं कि आज रुपया है कंटिन्यूसली वीक होता जा रहा है, पर जब प्रोजेक्ट बनते हैं तब उसका बेनिफिट नहीं आता। आफ्टर इट गेट्स कंप्लीटेड, कमीशन होने के बाद जब प्रोडक्शन चालू होता है तब आप उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है इसका एक्चुअल बेनिफिट विल बी कमिंग आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल तक कैसे भी भारत के लोगों को एक तरह से अपनी
सरकार के ऊपर उनको विश्वास रखना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आज मोदी जी जो है वो देश के अंदर आप देखिए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कितने टूरिंग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही आपने देखा है कि उन्होंने 3 देशों की यात्रा की थी, इंडोनेशिया की थी, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया की, फिर न्यूजीलैंड के साथ की। तो वहां से भी वो इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और अभी तो हमने ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है वो डील भी क्रैक कर लिया है। और ये सब चीज बताता है कि भारत के अंदर जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। ये सब जो फैक्टर्स है अपार्ट फ्रॉम डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो भारत की जो यंगर पॉपुलेशन है 35 से कम है वो 67% है। और आज ये भी देखिए कि ये जो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 7 to 7.5%। और सबको मालूम है कि भारत का मार्केट स्टेबल है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वी कंज्यूम 60 to 65% ऑफ आवर प्रोडक्शन। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से शील्ड है और एक स्टेबिलिटी ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। अब हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसी की इंडस्ट्रीज हम भारत में ही बनाएंगे। जब इंडस्ट्रीज भारत में बनेगी, उसका इकोसिस्टम बनेगा, जॉब्स यहाँ पे जनरेट होंगे, कैपिटल आएगा, तो उससे आप देखेंगे कि रुपए पे जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होगा, रुपया अप्रिशिएट होगा डॉलर के अगेंस्ट इन 2 to 3 years। देखिए मैं अभी नहीं बोल सकता कि डॉलर 100 रुपया नहीं जाएगा, डॉलर जो है 100 रुपया भी जा सकता है इन द इमीडिएट और नियरेस्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आर लुकिंग गुड। और विदेशी इन्वेस्टर्स को नजर आ रहा है कि देश के अंदर एक स्थिर सरकार है, देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो डिस्पाइट ग्लोबल जो हेडविंड्स है जो उनके अगेंस्ट जा रही है, उसके बावजूद भी परफॉर्म कर रहा है। टैक्स कलेक्शंस बता रहे हैं, जीएसटी कलेक्शंस बता रहे हैं, और ग्रोथ फिगर्स भी बता रहे हैं। तो ये सब चीज बताता है कि भारत के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और इससे भारत की सरकार, इससे विदेशी इन्वेस्टर भारत की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एआई बूम के अंदर जो उनको मुनाफा लेना था उन्होंने ले लिया है। नाउ दे आर कमिंग बैक टू इंडिया। और इसी मद्देनजर जो गोल्डमैन सैक्स ने बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट दिया है 26,500 का, और आगे भी बोला है कि कुछ आगे आने वाले 5-6 महीने के अंदर एक तरह से इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। जी, उमेश जी, क्या भारत को आपको लगता है कि फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, या फिर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है? देखिए आज की डेट में म्यूचुअल फंड में जो पैसा आ रहा है 30,000 करोड़ पर मंथ आ रहा है, वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब 1,000 करोड़ जो है एवरी डे जो है इंडियन इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी ग्रोथ है, अभी भी इसके अंदर बहुत स्कोप है। पर जिस हिसाब से ये हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली इन्वेस्ट किया फॉर द लास्ट 2 years डिस्पाइट फॉलिंग मार्केट, और आज भी उनको अच्छे रिटर्न मिले हैं। अगर पिछले 2 साल में अंबर जी किसी ने एसआईपी डाली है और वो कंटिन्यूसली अभी रिटर्न कर देखेगा, तो 6 महीने बाद आप देखेंगे कि उसको बैंक के इंटरेस्ट से भी ऊपर उसको रिटर्न्स मिले हैं। सो ये कॉन्फिडेंस आने की जरूरत है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करने की जरूरत है। सिर्फ ये चीज मैं बता देता हूँ, इसके कारण आप देख रहे हैं कि जब रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे तो इंडियन इन्वेस्टर्स भी वापस आ जाएंगे, और विदेशी पैसा भी हमको जरूरत है। पैसा कहीं से भी आए हमें मना नहीं करना चाहिए, ये कभी भी घमंड नहीं रखना चाहिए कि विदेशी पैसा आया, किसी का भी पैसा आया। पैसा आएगा, आदमी तभी इन्वेस्ट करेगा वो तब उसको प्रॉफिट नजर आता है। और अगर आप बोल देते हो कि संसद में खड़े होके कि हमें पैसा चाहिए ही नहीं, हमारे पास देशी इन्वेस्टर है, तो विदेशी इन्वेस्टर बुरा भी मान जाते हैं। अब गवर्नमेंट को समझ में आया कि रुपया जब कंटिन्यूसली गिर रहा था, तब उन्होंने बॉन्ड मार्केट के लिए अपनी पॉलिसी रिवर्स की, निर्मला सीतारमण जी ने रिवर्स की। अब एक तरह से आप देख रहे हैं कि कोई भी एडवर्स बयान नहीं दे रहे, नापा तोला बयान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको क्या है, कंट्री चलानी है, परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में रह के अगर ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आप देखिए कितने जो भारत के एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, हमने उनको भी खो दिया। ये खोया क्यों है हमने? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो पिनलाइज करती है
वेल्थ क्रिएटर्स को, और फ्री लोडर्स को वो एक तरह से बेनिफिट करवाती है। तो इन्वेस्टर जो है जिसके पास 50 या 100 करोड़ रुपया है आज की डेट में, वो आज जा रहा है दुबई, जा रहा है सिंगापुर, जा रहा है। और लास्ट ईयर आप मानेंगे नहीं, इतने सारे लाखों इन्वेस्टर्स जा चुके हैं पिछले 2-3 साल से, ड्यू टू दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें वो टैक्सेस बढ़ा रहे थे। आपको टैक्स फ्रेंडली करने की जरूरत है, कंप्लायंस तो बढ़ेगा, पर अगर प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो आप टैक्स किधर से लोगे? ये आप चीज बताइए। पहले मैंने जानता हूं कितने लोग जो लाखों रुपया जो टैक्स भरते थे 23 और 24 के अंदर, पिछले 2 साल में उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि कमाई नहीं हुई तो टैक्स किस बात का देंगे। अब ये चीज गवर्नमेंट को अब समझ में आई है, आफ्टर कंटिन्यूस फॉल एंड रुपी डिप्रिसिएशन के बाद, जब बट्टा बढ़ गया है तब उनको समझ में आया। और अब विदेशी इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी फाइनली ठीक हुई है और अब वो वापस आ रहे हैं। दिस इज द रीजन, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है उसको भी समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या चाहता है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। बिल्कुल उमेश जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिफेंस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिजिटल इकोनॉमी, इनमें से अगला आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट मैग्नेट लग रहा है कि कहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा? देखिए मोदी जी अगर इंडोनेशिया जाते हैं, वहां पर बोलते हैं कि मैं ब्रह्मोस ले लो, मेरे से अस्त्र मिसाइल ले लो। फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पर डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं, मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात करते हैं, जॉइंट जो पेट्रोलिंग है उसकी बात करते हैं। तो पेट्रोलिंग के लिए क्या चाहिए आपको? आपको शिप बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। फिर आप ये भी देखिए कि वहां पर जाके वो यूरेनियम की डील करते हैं। यूरेनियम किधर लगेगा? न्यूक्लियर पावर सेक्टर में। फिर आप ये देखिए कि भारत के जो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ। तो मोदी जी के जो, अगर आप एग्रीमेंट्स देख लेते हो कभी भी किसी कंट्रीज के साथ, वो बात करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी की। मैरीटाइम सिक्योरिटी में फायदा किसको होता है? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को होता है। हमारी जो डिफेंस पीएसयूज है उनको फायदा पड़ता है। और आप ये भी देखिए कि एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उसमें किसको फर्क पड़ता है, वो भी आप देख लीजिए। फिर डिफेंस कंपनीज की बात होती है, डिफेंस के अंदर प्राइवेट जो कंपनीज है उनको भी अभी मौका दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम डिफेंस पीएसयूज लाइक एचएएल, बीडीएल, बीईएल और भारत फोर्ज, या फिर आप मैजेगन डॉक्स या कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, इन सब के अलावा भी बाकी कंपनीज को वो एक तरह से प्रमोट भी कर रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज है वो भारत की डिफेंस पीएसयूज के पास ही रहेगी, भले ही वो कितनी भी अनएफिशिएंट हो। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। पर वहां पर भी एफिशिएंसीज की बात हो रही है। आप सेमीकंडक्टर्स के ऊपर देख लीजिए कितना काम हो रहा है। फिर आप डेटा सेंटर्स पे देखिए, डेटा सेंटर्स में क्या लगने वाले हैं। डेटा सेंटर्स में वायर्स लगने वाले हैं, फिर बाद में दूसरे जो कंपोनेंट्स है, केमिकल्स है, वो सब लग सकते हैं। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट जो बात कर रहा है उसी के अंदर आपको सारी चीजें मिल रही है। यू हैव टू कैच दो सेक्टर्स। मैं आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं बता सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर आप ये देखिए इस सेक्टर के अंदर जो जानी मानी जो कंपनीज है उसके अंदर आप देख सकते हैं, और सब चीज उसमें ही है। और अभी बहुत सारे देखिए एक्सचेंजेस की भी लिस्टिंग जो भारत सरकार कर रही है, और उसके ऊपर भी आप देखिए कि मार्केट के अंदर एक बायोंसी आ चुकी है। अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का अभी इशू आया था अंबर जी, कम से कम मेरे ख्याल से 7,000 करोड़ का इशू था। 2.5 लाख करोड़ उन्होंने एक तरह से मार्केट में लोगों ने उनके इशू में लगाया। दिस शोज कि भारत के जो अच्छी कंपनीज है वहां पर लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है, क्योंकि एसबीआई जो है एक नाम है ट्रस्ट का, इट इज रिलेटेबल। तो इसमें आप देखते हैं कि जो अच्छी कंपनीज होती है भारत के इन्वेस्टर्स उसके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। दिस शोज दैट इंडियन स्टॉक मार्केट इज प्रॉमिसिंग, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ग्रोथ पोटेंशियल है और एक एबल लीडरशिप है। और इसी के वजह से आप देख रहे हैं कि देयर आर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो फेवरेबल हो चुके हैं, इन स्पाइट ऑफ मिडिल ईस्ट वॉर, इन स्पाइट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, इन स्पाइट ऑफ ट्रम्प टेंट्रम्स, सब कुछ भारत के पॉजिटिव में आ चुका है। दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव अ क्रेडिबल लीडरशिप एट द हेल्म। और ये मोदी जी का विजन है, वो काम कर रहे हैं।
और बाकी जितने भी हैं जिनको भौंकना है वो भौंक रहे हैं, ट्रेड इकोनॉमी बता रहे हैं, पर आप देख रहे हैं फैक्टर्स जो हैं, फिगर्स वो जो आ रहे हैं वो दूसरी स्टोरी बता रहे हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बिल्कुल दोस्तों, ये तो तय है कि जो कैपिटल्स है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। पॉलिटिकल स्पीचेस जो हैं वो अलग हो सकती हैं, मार्केट प्रेडिक्शंस गलत हो सकती हैं, लेकिन जब बिलियन डॉलर्स फंड जो है वो देश में आते हैं तो उस देश के जो फ्यूचर है उस पर वोट का जो कॉन्फिडेंस है वो भी वहाँ पर वो बढ़ता है। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक मेडल नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए भारत को रिफॉर्म्स, पॉलिसी स्टेबिलिटी, जुडिशियल एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन की जो स्पीड है उसको भी बढ़ाना होगा, क्योंकि ग्लोबल कैपिटल उतनी ही तेजी से निकल भी सकता है जितनी तेजी से वो आता है। आज का सबसे बड़ा सवाल इतना नहीं है कि 1.6 बिलियन जो डॉलर भारत में आए हैं वो क्यों आए हैं। असली सवाल ये है कि क्या भारत अपने आने वाले 20 सालों तक दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो भरोसा है वो अपने अंदर बनाए रख पाएगा। क्योंकि आज की अगर हम सेंचुरी के राज की इसकी बात करते हैं इस युग की, तो इकोनॉमिक रेस है और इसमें हर देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है। जहां दुनिया अपना अपना पैसा वहां पर लगा रही है तो वहीं फ्यूचर भी उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो जिस जिस देश के साथ भरोसा है उसी के साथ पैसा है और उसी के साथ फ्यूचर भी है। तो उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, भारत माता की जय। जय श्री राम।